हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि विपिन चंद्रा का प्रोग्राम भारत स्वतंत्रता संघर्ष ये हम लोग लगातार कर रहे हैं। बीच में कुछ शेड्यूल बिजी हो जाने के कारण पिछले 1-1.5 हफ्ते, शायद 2 हफ्ते ये क्लास आपको नहीं मिल पाई। इतना सहयोग करने के लिए, इसका इंतजार करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नया अध्याय नया जोश के साथ फिर से आज शुरू हो रही है। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा सेशन में बहुत अच्छी तरीके से और फिर हम लोग इसमें आगे और भी चीज़ें जो हैं पढ़ते चले जाएंगे जैसा हम लोग पहले पढ़ते थे। आज की क्लास नए चैप्टर के साथ शुरू हो रही है और ये जो नया चैप्टर है सबसे पहले हमेशा की तरह आइए पहले उसके बारे में समझते हैं। क्लास नंबर 51 है, अध्याय 27 है और अध्याय 27 में डिटेल अगर आप देखेंगे, टॉपिक के शीर्षक अगर आप देखेंगे तो शीर्षक है 1930 और 1940 के दशक का किसान आंदोलन। तो अभी इससे पहले आपने असहयोग आंदोलन पढ़ा हुआ है, असहयोग आंदोलन पढ़ा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, जो लोग भी प्रेजेंट टाइम में इसको सीरियसली वॉच कर रहे हैं, उनको मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले तो हालांकि हमने जस्ट पहले तो कांग्रेस का जो 1937 से 1939 का जो राज सत्ता का कार्य था उन्होंने संभाला बिफोर इंडिपेंडेंस, वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने असहयोग आंदोलन पढ़ा था। तो मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को जब आप पढ़ें तो उस दौरान आप इस टॉपिक का रिवीजन कर लें, क्योंकि इसका खासा इस्तेमाल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो असहयोग आंदोलन की यहाँ पर आएंगी उसको स्किप करूँगा, बस ये बता दूंगा कि इसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उसको दोबारा से देख लेंगे तो ये काफ़ी कनेक्टिंग रहेगा। बाकी आप ज़रूर बताइएगा ये सेशन अंत में आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लेलिस्ट भी आप इसकी देख सकते हैं। इसी नाम से, विपिन चंद्रा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा आपका पूरा सीरीज़ है, वो पूरी सीरीज़ देख लीजिएगा। या फिर आप एक एक करके इस किताब के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं इसको देखने के बाद। अब देखिए 1930 और 1940 का दशक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या किसान आंदोलन सिर्फ इसी समय हुए? ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय के किसान आंदोलन बहुत जरूरी थे और बहुत है कि ये आंदोलन काफी हद तक राष्ट्रीय आंदोलन से युक्त हो गए थे, ये राष्ट्रीय आंदोलन में मिल गए। ठीक है, इनको राष्ट्रीय आंदोलन का क्या मिला? सहारा मिला। केवल ये एक तरफा बात होगी अगर मैं कहूं कि इनको राष्ट्रीय आंदोलन का सहारा मिला। इनफैक्ट राष्ट्रीय आंदोलन को भी इनका सहारा मिला। अब उस समय राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा चल रहा है? 1930 के समय में सबसे बड़ा जो आंदोलन चलता हुआ आपको दिखाई देगा वो असहयोग आंदोलन होगा। 1930 से 1934 तक इसके प्रभाव आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और उसी दौरान आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा। फिर 1937 से 1939 के समय में कांग्रेस का शासन आपको देखने को मिलेगा। कई सारे प्रांतों में कांग्रेस का सरकार देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस की जहां जहां सरकार देखने को मिलेगी तो वो कांग्रेस की सरकार भी एक तरीके से आंदोलन का ही रूप है, जो कि हमने जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कांग्रेस को उसको संभालते समय क्या समस्याएं आई थी, कैसे संभाला था, क्या रूप प्रतिरूप हुए उसके, क्या परिणाम हुए, सारी चीजों पर डिस्कशन किया था। तो इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट। और उन दोनों में किसान आंदोलन की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें। पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन प्रत्येक रविवार को आपको यह मिलता है। और पिछली बार क्योंकि दीपावली पड़ गई थी तो पिछली बार का कंपाइलेशन नहीं था, तो कुछ महत्वपूर्ण खबरों को मैंने यहां पर रखा। थोड़ा सा सेशन लेंदी हुआ है। इसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ये वीक में एक दिन आता है, रविवार शाम 6 बजे। तो इसमें अक्टूबर लास्ट वीक से नवंबर फर्स्ट वीक का कंपाइलेशन है। आराम से जाकर के देख लीजिएगा। पॉलिटी वीकली के नाम से ही इसी तरीके का, जैसे थंबनेल आपको दिख रहा है, इसी तरीके का आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 5 सेशन आपको उसमें दिख जाएंगे, 6 सेशन सारे के सारे। ठीक है, और अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे इसी पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 1930 के दशक की अगर हम बात करें, ठीक है, 1930 का दशक जो है, 1930 का जो डेकेड है, इसकी अगर हम बात करें, इस दशक में आप देखेंगे कि किसान आंदोलनों की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये एक ऐसा समय है, 1930 का डेकेड यानी 1930 से लेकर के 1940 तक का जो समय है, ये 10 साल, दशक का मतलब होता है 10 साल। ये तो 10 साल है। इसमें किसान जो है उनको
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का मौका मिला है। ये अन्य किसी समय की अपेक्षा, ऐसा नहीं है कि पहले के किसान जागरूक नहीं हो पाए थे, अन्य किसी समय में भी किसान आंदोलन जो हुए उसकी अपेक्षा इस समय के जो किसान हैं जो आंदोलन में शामिल हैं, ये अपेक्षाकृत काफी जागृत भी हैं और राष्ट्र के प्रति प्रेरित भी हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेरित, जब आप राष्ट्र के प्रति प्रेरित होते हैं तब आप एक धुरी पर आना शुरू करते हैं। मतलब आपके अंदर एक जुटता जो है, जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसान एकजुटता। किसान राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो किसानों का यूनियन रहेगा, एकजुटता रहेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी समय इस एकजुटता के आने के कुछ महती कारण भी थे, महत्वपूर्ण कारण थे। उनमें से दो कारण ले सकते हैं, एक आपका आर्थिक कारण हो सकता है और एक जो है आपका राजनीतिक कारण हो सकता है। राजनीतिक कारण, आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारणों से अगर देखें तो यह समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक कारणों से कैसे इंपॉर्टेंट है कि जिस समय 1930 से 40 का दशक शुरू हुआ है, ठीक उससे पहले का जो समय है वह आर्थिक मंदी का है। वह किसका है? आर्थिक मंदी का। भारत भी आर्थिक मंदी की चपेट में उस समय आ रहा है। ब्रिटिश भारत की बात हो रही है, आर्थिक मंदी का समय। और आर्थिक मंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। भारत की अर्थव्यवस्था में अर्थ का जो उत्सर्जन है, उसका जो मुख्य स्रोत है वो है कृषि। स्वाभाविक सी बात है कि इस सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, जिनको हम कृषक कह सकते हैं, ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। अब आप लिंक कर पा रहे होंगे कि यहां पर किसान आंदोलन इस तरीके से क्यों शुरू हो रहा है। दूसरा है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों में अगर आप देखें तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समय है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समय है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन एक राष्ट्रीय चरित्र का आंदोलन है और गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो आंदोलन को ऊपर से नीचे तक नहीं, नीचे से ऊपर तक ले जाने के पक्षधर हैं। ये नीचे से ऊपर का मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रह रहे हैं, हाशिए पर जीवन बिताने वाले जो लोग हैं, वहां से लेकर के अन्नदाता वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये सब उसमें शामिल होंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस आंदोलन में भी इनका पार्टिसिपेशन रहा। तो दोनों ही एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, इन सब चीजों में या इस समयों में दशा कैसी है किसान की, हम फोकस उस पर करेंगे। श्रमिक आंदोलन हम पहले पढ़ चुके हैं, संभवतः आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां किसान में जरा किसान आंदोलनों के बारे में समझिए, क्योंकि आर्थिक कारण के ऊपर अगर हम फोकस करें, जो मंदी आई है उस मंदी की वजह से किसान जो उपज पैदा कर रहा है, उसकी उपज की जो कीमतें हैं वो डाउनफॉल हो गई। आय पर बहुत बड़ा जो है एक इंपैक्ट पड़ा। आय कम हो गई, निस्संदेह लोगों की बहुत ज्यादा कम हो गई आय। किसानों के पास में आय का हिस्सा शेष बचा ही नहीं। वास्तविक रूप में एक सरकार को चाहिए कि जब आय है अधिक तो उस पर कर भी अधिक लगाया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने में कोई खास आपत्ति भी नहीं होगी, जब तक कि वो ठीक ठाक तरीके का कर है। लेकिन आय कम हो और कर अधिक हो, या फिर किसी सर्टेन टाइम पे आपकी आय ज्यादा थी और कर ज्यादा था, अब आपकी आय कम हो गई लेकिन कर उतना ही है, तो भी ये बढ़ा हुआ ही कर लगेगा आपको, ये बहुत बड़ा कर दिखाई देगा आपको। और ये सहन करने की क्षमता किसानों में कहां से आ सकती है? लगान वसूल करने वाले लोगों ने पहले की ही तरह लगान, कर वसूल करने वाले लोगों ने पहले की ही तरह कर भी वसूले। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मंदी का असर सिर्फ किसानों पे आया? तो ऐसा नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, रॉ मटेरियल्स जाएंगे उद्योगों में, और जब रॉ मटेरियल्स का ही नुकसान अगर हो रहा है या फिर उस पर ही आर्थिक मंदी का प्रभाव आ रहा है, उस सेक्टर के लोगों पर आर्थिक मंदी का प्रभाव आ रहा है, तो वो प्रभाव आपको उद्योगों में भी दिखाई देगा।
तो औद्योगिक उत्पादन भी क्या हो गया, काफी हद तक गिर गया, रिड्यूस हो गया, और इसकी वजह से श्रमिक भी परेशान हुए। पर यह तो मैं सिर्फ इसलिए बता दिया हूं कि यहां पर श्रमिक भी हैं जो परेशान हुए हैं, दूसरे उद्योग और जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हुए हैं, पर आंदोलन किसान है तो हम फोकस वहीं पर रखेंगे। किसानों की जो स्थिति है ये बद से बदतर होती चली गई, बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती चली गई। इनके ऊपर जमींदारों का प्रभाव पड़ने लगा, काश्तकार जो हुआ करते थे उनकी जमीन से बेदखली होनी शुरू हो गई। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन ने जानबूझ करके लगान नहीं कम किए, उनकी जबरन वसूली जो है वो जारी रही, शारीरिक मानसिक अत्याचार जो किए जा सकते थे किसानों पर वो सब जारी रहे। और इसी ठीक समय, जिस समय किसान इतना पीड़ित चल रहा है, उसी ठीक समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू हो जाना, जो दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया। और आप अगर पिछले अध्याय को याद करेंगे, अब देखिए यही मैं कह रहा हूं कि आपको क्यों मैंने शुरुआत में कहा कि आप इसको पढ़ते समय प्रीवियस जो टॉपिक था, इसके पहले वाला टॉपिक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 1937 से 39 का समय, उससे पहले का जो टॉपिक था वो सविनय अवज्ञा का था। वो 3-4 लेक्चर थे, वो 3-4 लेक्चर्स जरूर देखिए, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। अगर आपने सही से देखे होंगे तो आपको याद होगा कि उस समय जब ये आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतना तो एटलीस्ट सबको मालूम होगा कि ये नमक आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ। और आपको भी मालूम है कि उसमें कहा गया कि हम नमक कर नहीं देंगे, ऊपर से हम नमक कानून जो है वो तोड़ेंगे। मैंने बताया था जहां जहां नमक नहीं बनाया जा सकता था, नमक कानून नहीं तोड़ा जा सकता था, वहां कुछ और प्रकार के कानून तोड़ने की बात कही गई। यहां तक कि जहां कर देते सकते थे लोग और वहां पर नमक जैसी चीजें नहीं चल सकती थी, किसी रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रतीकात्मक तौर पे प्रोपगेट अगर वहां करना पड़े, तो गांधी जी ने कहा कि आप लोग टैक्स मत दीजिएगा, कर मत दीजिएगा, लगान मत दीजिएगा। तो लगान ना देने का अभियान इसी आंदोलन के अंतर्गत शुरू हुआ, मतलब एक योजना के तहत शुरू हुआ ये चीज। तो अब निश्चित तौर पर इसमें जो है लोग यहां पर क्या नहीं देंगे, टैक्सेस नहीं देंगे। तो जहां ब्रिटिशर्स एक तरफ अत्याचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका है। अब आपके मन में पिछले क्लासेस में हो सकता है सवाल रह गया हो कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन क्यों जुड़े, या किसान आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन की सहायता की जरूरत क्यों पड़ी, या उसका उल्टा कि राष्ट्रीय आंदोलनों को किसान आंदोलनों की सहायता की जरूरत क्यों पड़ी। इन सब का उत्तर इसी में निहित है जो मैंने अभी भी बात बताई आपको। अब देखिए, ऐसे में किसान आंदोलन, जो किसान पीड़ित है उसे आंदोलन की जरूरत है कि नहीं है, और ऐसे में राष्ट्रीय आंदोलन, उसे किसान की जरूरत है कि नहीं, तो दोनों जुड़ेंगे ही। यह रीजन था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप P2I फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं नवंबर का, तो आज से ही शाम 6 बजे यह क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, आज ओरिएंटेशन क्लास है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुरंत अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, उस बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहां पर अवेलेबल ऑफर्स आ रहे होंगे, उन अवेलेबल ऑफर्स पे क्लिक कीजिए उस बटन पे, और वहां कई सारे अवेलेबल ऑफर्स होंगे, उनमें में से किसी भी ऑफर्स को मत लगाइए। एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में जाकर लिखिए विरद लाइव। क्यों ना लगाइए, क्योंकि इसमें डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन मैक्सिमम नहीं। यह बात कहीं नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी कोड पर ही है, फैकल्टी कोड पर ही है, और किसी भी कोड पर मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी कह ले, आपको यही कोड लगाना है और लगवाना है। जैसे मान लेते हैं कोई आपकी सहायता करने के लिए बोले कि हम आपका एडमिशन करवा दे रहे हैं, आपको अगर परेशानी हो रही है तो मैं असिस्ट कर दे रहा हूं, तो उनसे बोले असिस्ट तो खूब कीजिए, लेकिन याद रहे कि विरद लाइव का ही कोड हमें लगवाइएगा, विरद सर ने ही हमको भेजा है। ठीक है, तो हमें उनका ही कोड चाहिए। ठीक है, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आगे की फर्दर असिस्टेंस के लिए। तो विरद लाइव कोड लगा के तुरंत अभी के अभी जुड़ जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम अंतिम समय आ चुका है। अब इससे कम समय, मतलब इससे अच्छा बैच आपको नहीं मिलेगा। फास्ट ट्रैक बैच है, मेहनत ज्यादा पड़ेगी, हिम्मत वाले लोग ही इस बैच से जुड़े। 16 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी 6 बजे। सेम प्रोसेस अपना करके आप विरद लाइव कोड लगा करके इसमें भी इनरोल करा सकते हैं।
अब इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार से ये बैचेस ये पुराने हैं, ये हटा देते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है इसकी पुरानी, पर बैचेस तो यही हैं, कोड यही है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप 2025 का बैच ले रहे हैं या फिर 2026 का ये बैच ले रहे हैं, तो दोनों में P2I लेते समय ही आप जो है ऑप्शनल भी उसी समय ले लीजिएगा। एड ऑन करने के लिए आता है, एड ऑन करने के लिए आता है ऑप्शन। ये ऑप्शनल तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास पड़ेंगे, 14,999 के पड़ते हैं, लेकिन अगर आप यहां परचेज कर लोगे तो ये केवल 10,000 रुपए का पड़ेगा, 9,999 का। जिसने अगर P2I का बैच नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी करी है, उसे सिर्फ ऑप्शनल चाहिए, तो वेलकम है उनका। भूगोल, PSIR, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य कोई भी परचेज कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ विरर लाइव के साथ मिल जाएगा। बुक्स परचेज करनी है तो बुक्स परचेज कर सकते हैं विद सिलेक्शन बॉक्स। इसमें अदर देन बुक्स आपके अदर स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं। बहुत शानदार किताबों का कलेक्शन है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान आंदोलन तो शुरू हो गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ मर्ज हो गए। शुरुआती हिस्से में बारदोली सत्याग्रह जो है वो काफी हद तक सफल भी रहा, जिसमें आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके अन्य साथियों का योगदान भी देखा होगा। यह चीज बारदोली से शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में इसी समय में नए बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी, इसका विरोध किया जाना तय किया गया। जम करके खुल करके इसका विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से अभियान चलाए गए। गांधी जी ने अपील करी कि आप कर ना दें, कर ना दें, बिल्कुल ना दें, जो दे सकते हैं वो भी कर ना दें। गुजरात में खास तौर से सूरत में टैक्सेस देने से इनकार किया गया। लोग वहां से शिफ्ट भी हुए और उसके बाद उनकी जमीनें जो हैं वो क्या कर ली गई, जब्त कर ली गई। बिहार और बंगाल में चौकीदारी को लेकर के टैक्स कलेक्ट किया जाता था और इसको लेकर के किसानों ने और अन्य नागरिकों ने बहुत सारे विद्रोह किए और लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। इसके ऊपर मैंने विधिवत जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाया है तो बताया है, तो आप देखिएगा उस चीज को, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हुई नजर आएंगी। पंजाब में टेम्पो टैक्स जो है इसी तरीके से बंद कर दिया गया। मद्रास में, बिहार में और मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह चलाया गया। इसके बारे में भी मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ है। इस जंगल सत्याग्रह का मतलब यह है कि जो वन कानून हुआ करते थे, वन कानून हुआ करते थे जो अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक शासकों ने शुरू किया था, इन वन कानूनों का प्रत्यक्ष विरोध किया गया। वन कानूनों के माध्यम से जंगल में कुछ खास जगहों पर वन में रहने वाले लोगों तक को जाने से और उसमें जो भी चीजें हैं उसका उपयोग करने से रोक दिया गया था। उसके लिए भी आप गैर कानूनी तरीके से नहीं जा सकते थे, मतलब बिना सरकारी परमिशन के नहीं जा सकते थे। तो यह कहा गया कि बिल्कुल इसका पालन ना किया जाए। देखिए, जब सविनय अवज्ञा की हम बात कर रहे हैं तो सरकार की अवज्ञा करनी है। जिस रूप में कर सकते हैं उस रूप में कीजिए। नमक बनाकर कर सकते हैं तो नमक बना के कीजिए, कर ना दे करके कर सकते हैं, कर ना दे करके कीजिए, लगान ना दे करके कर सकते हैं, लगान ना दे करके कीजिए, या फिर आप देख सकते हैं उनके अन्य कानून जो हैं उसको भी तोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीजें इस आंदोलन में, इसकी वजह से हर जगह का लोग जो है वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ रहा है और हर जगह के लोगों को अपने स्थानीय मूल्य भी उसी में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ, डेफिनेटली इसमें नई पीढ़ी जो है, एक तरीके से नई जो पीढ़ी है उसने भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ऐसे कई सारे युवा कार्यकर्ता जो हैं वो सब एक के बाद एक एनी हाउ अपना जो है नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान किसान सभा का पहला सम्मेलन होता है। किसान सभा का फर्स्ट सम्मेलन जो है इसी दौरान होता है। और इस समय इस किसान सभा के शुरू होने से पहले तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लोग हैं वो समाजवादी विचारधारा में आ भी चुके थे। ठीक है, तो उसका किस तरीके से प्रभाव रहेगा उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे, समझेंगे। देखिए, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है वो एक साम्यवादी दल के तौर पर सामने आती है। साम्यवादियों का इतिहास अभी हमने आपको इस चैप्टर के थ्रू नहीं पढ़ाया है। साम्यवादी विचारधारा भी उस समय भारत में आ चुकी है। वो भी अपना एक दल लेकर के चलना चाहते हैं।
बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बात से सहमत भी हैं, लेकिन अगर ओपनली इस चीज को देखा जाए तो संभावना दिखेगी कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस से विलग एक अलग साम्यवादी दल बनने की संभावना दिख जाएगी, जो कि कांग्रेस के लिए नुकसानदायी और ब्रिटिशर्स के लिए फिर से एक बार राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। वो फिर जो है एक दूसरे के प्रति भड़का सकते हैं। तो ये तय हुआ कि जो कुछ करना है कांग्रेस में ही करके, हम लोग अलग अलग भी करके चल रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर ही रहें। तो कांग्रेस की सहमति, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, इसकी एक पीछे एक लंबी कहानी है जो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी तो क्योंकि हमारा केंद्र जो है वो किसान आंदोलन की तरफ है, इसलिए तो जो साम्यवादी हैं, जो पहले उनको जो है खुल करके अपना विचार रखना, मंचन करना, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करना नहीं मौका मिल पाता था, अब वो इसमें शामिल होकर के कानूनी तरीके से जो है अब वो ये काम कर सकते थे। एनजी रंगा, जो कि बहुत बड़े किसान आंदोलन करता हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुए, मैंने अभी आपको पीछे आंध्र प्रदेश का भी नाम लिखाया, उन किसान आंदोलनों में बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलनकर्ता थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध किसान नेता थे एनजी रंगा जी। इन्होंने आंध्र प्रदेश से किसान सभा का नेतृत्व भी किया है और अब एनजी रंगा सहित बहुत सारे जगहों के किसान पार्टियां जो हैं, उनको यह महसूस होने लगा है कि अब क्षेत्रीय किसान सभा से काम नहीं बनेगा, एक अखिल भारतीय किसान सभा होनी चाहिए। शायद यह घटना कुछ उस तरीके से थी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कई जगहों पर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, चाहे वो बंगाल की बात हो, मद्रास हो, बॉम्बे हो। उसी तरीके से अब किसान आंदोलन जो है, किसानों की भी क्षेत्रीय पार्टियां हुआ करती थी, अवध में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रांत में। तो यह हुआ कि अब यूनाइटेड फॉर्म में होना चाहिए। एनजी रंगा कहते हैं कि अब एक, और बहुत लंबे समय से इनको इंतजार था, और यह इंतजार तभी पूरा हुआ जब ये सारी चीजें हुई। तो अप्रैल 1936 में अवध किसान कांग्रेस, अवध अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, मुझे लिखना चाहिए यहां पे, बल्कि मुझे लिखना चाहिए, एक कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, मतलब एक सभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसको कहा गया अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। इसका गठन हुआ और इसकी सभा का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। कहां किया गया? लखनऊ में। आने वाले समय में इसी को अवध किसान सभा कहा गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है, इसी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जगह अखिल भारतीय किसान सभा ये नाम दे दिया गया। तो ये कांग्रेस जो है वो सभा नाम बाद में बन गया। अब ये जो अखिल भारतीय संघ बना किसानों का, इस संघ का जो पहला सम्मेलन हुआ उसमें जो अध्यक्ष हुए, वो अध्यक्ष कोई और नहीं है बल्कि एक क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी बिहार की, जिसको बोलते थे बिहार प्रांतीय किसान सभा। उसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, वो ही इसके जो है क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। और जो क्या नाम है, आंध्र प्रदेश से किसान सभा और किसान नेतृत्व प्रदान करते थे एनजी रंगा जी, उनको बनाया गया महासचिव। एनजी रंगा जो हैं वो क्या बने? वो महासचिव बने इसी सभा के। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने भी काफी इस सभा का स्वागत किया। अन्य बहुत सारे इसके जो है कार्यकर्ता हुए, जैसे राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जेपी नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट नाम में से कुछ नाम तो आप याद ही रख लो, जैसे जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इंदुलाल याग्निक, ये सब नाम आपको अच्छी तरीके से याद रहने चाहिए। अहमद दीन, इसके अलावा सुधीर प्रामाणिक, कमल सरकार, मोहनलाल गौतम, ये तमाम सारे लोग हुए जो इसमें
पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो सभा हुई, इसमें घोषणा पत्र तैयार हुआ, किस प्रकार से चीजें रही उसको भी आइए समझते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आप लोगों के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए प्रीलिम्स के जो हैं सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज कंप्लीट कराए जा रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी पे, जिसमें से आधुनिक भारत इस समय मैं कंप्लीट करा रहा हूं और पॉलिटी जो है वो अमृत उपाध्याय सर कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि प्रीलिम्स PYQ सीरीज जो है वो चल रही है। जैसे यहां पर ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां एक टॉपिक है आधुनिक भारत का, तो ऐसे टॉपिक वाइज इसी में जो है हम किसान आंदोलन, इसी में जनजातीय आंदोलन, ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज हम इसको पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप इससे जुड़िए प्रत्येक मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार रात 8 बजे ये प्रोग्राम आपको मिलेगा आधुनिक भारत के लिए। शेष जो दिन बच गए, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन भी रात में 8 बजे आपको यही PYQ कार्यक्रम मिलेगा, लेकिन पॉलिटी का वो अमृत उपाध्याय सर लेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन मैं और 3 दिन अमृत उपाध्याय सर का ये प्रोग्राम चल रहा है। आप रात में 8 बजे इसको प्रॉपरली जो है वो देख सकते हैं। सम्मेलन में देखिए किस प्रकार का निर्णय लिया गया कि सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया कि किसानों के लिए हमें एक घोषणा पत्र तैयार करना होगा, क्योंकि मांग तो हमें सरकार से लेनी है, सरकार से रखनी है। सरकार से जब हम किसी भी सरकार से जब कोई भी मांग रखते हैं तो वो मांग कैसी होती है, वो एक फिट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में तैयार होना चाहिए, उसमें कोई चीजें मिसिंग ना हो और हर चीज सोची समझी हुई होनी चाहिए। आगे चुनाव भी आने वाले थे, तो उस दृष्टिकोण से भी हमारे पास में जब भी हम कोई काम आगे करने चलते हैं तो उसकी प्लानिंग हमें पहले चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। UPSC की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले से पता होना चाहिए कि हमें ऐसे करना है, ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी इस तरीके के घोषणा पत्र तैयार होने की बात कही गई। सबने स्वीकार किया सर्वसम्मति से ये कि यस, हाँ, किसानों का घोषणा पत्र तैयार होना चाहिए। इंदुलाल याग्निक ने इसके लिए एक प्रॉपर बुलेटिन जो है वो शुरू किया, जिससे कि लोगों को किसान आंदोलन किस दिशा में बढ़ रहा है, उनसे कैसे योगदान की अपेक्षा है, क्या क्या नीतियां इसमें बनाई जानी हैं, आपके हित की क्या क्या चीजें हैं, आज क्या हुआ, कांग्रेस इसमें क्या योगदान दे रही है, वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें अपडेट हों। यह विशेष रूप से जागरूक करने के लिए एक प्रमुख साधन के तौर पर था जो शुरू किया गया था। बाद में बंबई में इसका अगला सत्र जो है वो इसी किसान सभा का आयोजित हुआ और उस किसान सभा में अगला जो सत्र हुआ, उसमें जो ये घोषणा हुई थी कि हमें किसानों का घोषणा पत्र तैयार करना है, वो घोषणा पत्र का प्रारूप यानी कि मसौदा जो है वो तैयार कर दिया गया। 1937 में चुनाव भी थे, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कांग्रेस को विजय मिली। जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, 37 से 39 तक का समय, उसका चुनाव 1937 में होना था। तो हर चुनाव में एक चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र होता है। निस्संदेह ये जो घोषणा पत्र था, ये एक प्रमुख चुनावी घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया गया और ये प्रमुख होना भी चाहिए था, क्योंकि अभी इससे पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें किसानों का योगदान रहा, सरकार ने उसको जो है दमन किया उसका, और अब किसानों को छोड़ा तो नहीं जा सकता था। तो अब किसानों को यहां से उम्मीद थी। फैजपुर में कांग्रेस की जो सभा हुई, फैजपुर सभा, उसमें कृषि कार्यक्रम भी हुए और उन कृषि कार्यक्रमों में कांग्रेस ने कुछ मांगे रखी, किसानों की ओर से मांगे रखी गई। जैसे ये मांग रखी गई कि किसानों का भू राजस्व और जो लगान है उसे पुनर्निर्धारित किया जाए और उसे 50% कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, इसे कम कर दिया जाए। ऋणों की वसूली
इसके लिए बोला गया कि सरकार ऋणों की वसूली जो है वो बंद करेगी, ऋणों की वसूली नहीं होगी। ऋण देने योग्य ही होते तो फिर क्या, ऋणों की वसूली पर पूर्णतः रोक और भू राजस्व पहले से 50% कर दिया जाए। काश्तकारों को आश्वस्त किया जाए कि उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और कांग्रेस का भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी सरकार जिस जिस प्रांत में बनेगी वहां के काश्तकार सुरक्षित रहेंगे, परेशान ना हो। खेतिहर मजदूर जो है उसे एटलीस्ट इतनी मजदूरी मिले कि उसकी आजीविका चल पाए, उस पर नुकसान ना हो। खेतिहर मजदूरों को एक उचित मजदूरी देने की बात की गई। और ये कि सरकार किसान यूनियन जो है उनको मान्यता दे। इन सब चीजों की मांग के साथ फैजपुर में कांग्रेस की बैठक हुई। फैजपुर कांग्रेस का जो सत्र है, इस फैजपुर कांग्रेस सत्र में ही अवर जो किसान आंदोलन है, किसान सभा जो है, अखिल भारतीय जो किसान सभा है, इस किसान सभा का भी सम्मेलन हुआ संयुक्त रूप से। और इसमें एनजी रंगा जी जो है वो अध्यक्ष बनाए गए। और इस आंदोलन में, इस सत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए मंसाड़ से फैजपुर तक 200 मील की यात्रा तकरीबन 500 किसानों ने जो है वो तय करी। और इसका एक तो उद्देश्य यह है कि जन जागरूक रैली के तौर पर ये लोग वहां पर गए और जिन जिन गांवों से गुजरते थे वहां वहां तक इसके उद्देश्य पहुंचाए जाते थे। इट वॉज अ वेरी फेयर मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द किसान आंदोलन। बेहतर तरीका था ये, जगह जगह लोगों ने इनका स्वागत किया। और इस कांग्रेस के सत्र में तो जवाहरलाल नेहरू, शंकर राव, मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय इन्हीं को कहा जाता है, नरेंद्र देव, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली, बंकिम मुखर्जी, ऐसे तमाम सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया और ऐसे आने वाले लोगों का स्वागत किया। एनजी रंगा कहते हैं, उन्होंने घोषणा करी, उन्होंने कहा कि हम अपने को इसलिए संगठित कर रहे हैं ताकि समाजवादी राज्य और समाज की स्थापना के लिए तैयारी कर सकें। समाजवादी राज्य और सरकार ऐसी सरकार और राज्य होता है जो समाज में सबको इक्विवेलेंट लेकर के चलने का प्रयास करता है, चलता है। संपत्ति के जो साधन हैं, अन्य जो संसाधन हैं प्राकृतिक, उन पर सभी का इक्वल वर्चस्व हो। अभी जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर एक फैसला भी दिया है आर्टिकल 39B के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इससे संबंधित आर्टिकल 39B से संबंधित कंप्लीट डिटेल चाहिए आपको तो आप ये देखिएगा कंपाइलेशन, इस सेशन के बाद ये कंपाइलेशन देखिएगा। इसमें मैंने पूरी डिटेल कवर करी है, बहुत डिटेल में, कि क्या इस तरीके की संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी चीजें। 1937 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, इन्हीं सब चीजों के चलते लोगों को उम्मीद थी कांग्रेस उनका ख्याल रखेगी, उनकी बात मानेगी, उनके लिए कानून बनाने के लिए सफल अभियान चलाएगी और करेगी वो काम सरकार में जब आएगी। तो सरकार में आने के बाद ये कांग्रेस के ऊपर तो नैतिक दबाव था ही, उसे करना था। ये इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है तो जस्ट पिछला जो टॉपिक मैंने कवर किया है, किसान आंदोलन 1937 से 1939 तक का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का राज सत्ता वाला जो टॉपिक है वो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा उसमें। जब 1937 में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इन किसानों और अन्य जो भी आंदोलन करता थे उन्हें लगा कि अपनी सरकार बन गई। पहली बार उन्हें देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। और देश स्वतंत्र होना क्या होता है? महज औपचारिकता। स्वतंत्र होने का अर्थ तो यह होता है कि हम स्वतंत्रता जब महसूस कर पा रहे हैं तभी हम स्वतंत्र हैं। अगर हम स्वतंत्रता महसूस नहीं कर पा रहे हैं, स्वतंत्रता एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ कैन वी? तो हम है ही नहीं, हम स्वतंत्र नहीं। तो 1937 से 39 का जो समय है कुल मिलाकर के, उसमें सबने अपनी सरकार माना, अपनी तरीके के कानून बनवाने की एक संस्था मानी। उन्हें खुशी हुई कि हमारी जैसी सरकार यहां पर काम कर रही, हम काम कर रहे हैं अब। और इसमें कांग्रेस ने काफी हद तक
करने का प्रयास भी किया ये काम। इसकी भी डिटेलिंग मैंने उस चैप्टर में कंप्लीट कराई, आप देखिएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है उसमें कि कई जगहों पर किसानों के ऋण माफ करवाने के लिए बिल पास किए गए, कई जगहों पर भूमि जो जब्त कर ली गई थी किसानों की, उन्हें वापस लौटाने के लिए कांग्रेस ने काम किया, उनकी जमीनें वापस लौटाई गई। तो इस तरीके के बहुत सारे काम जो है कांग्रेस ने किए। थाना, तालुका, जिला और प्रांत स्तर पर तमाम प्रकार की जो किसान सभाएं थीं वो चलती रहीं और उन्हें ऑल इंडिया जो किसान सभा है उससे निर्देश मिलते रहे। लोग उत्साहित थे, एकजुट थे, अपने अधिकार के प्रति पूर्णतः प्रेरित थे। उन्हें जागरूक करने के लिए हर स्तर पर जो है किसान सभा का आयोजन किया जाता था, समय समय पर, एकदम टाइम टू टाइम। उनकी रिक्वायरमेंट वहां से इकट्ठा करके केंद्रीय स्तर तक लाई जाती थी। कांग्रेस को उसको पारित किया जाता था, कांग्रेस को दिया जाता था, कांग्रेस उसके ऊपर सदनों पे चर्चा करती थी। बड़ा ही डिसेंट्रलाइज्ड वे में ये काम हो रहा था। वहां से जो चीजें बनती थी उनको अवध किसान सभा तक, अवध किसान सभा के माध्यम से इन सब जगहों तक, इन सब जगहों से यहां तक चीजों को फैलाया जाता कि आपके लिए काम हो रहे हैं। तो जितना पारदर्शिता रखने का प्रयास किया जा रहा था वो सब किया जा रहा था, हो रहा था। सरकार के ऊपर दबाव डालने का पूर्ण प्रयास था। ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव डालने का एक पूर्ण प्रयास जो है वो आपको देखने को यहां पर मिलता है। तो डेफिनेटली यहां से देखेंगे कि ये सब चीजें निस्संदेह तब हो पाई जब किसान सभा का प्रथम आंदोलन जो है वो, प्रथम सम्मेलन जब है जो है शुरू हुआ। अब इन सब का इंपैक्ट क्या हुआ, इससे क्या फायदे नफा नुकसान हुए, कैसे इस आंदोलन को और आगे इंप्रूव किया गया, देश के दूसरे हिस्सों में इससे क्या प्रेरणा मिली, इन सबको जानेंगे हम अगले एपिसोड में। इतना रिवाइज कीजिएगा। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि आज ही से शुरू हुआ है, नवंबर का बैच है ये, स्पेशली 2026 को टारगेट इसमें किया जा रहा है। तो 2026 को अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं, 2027 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप बैच को निस्संदेह ले लीजिए। 2027 के लिए एक लॉन्ग टर्म बैच भी है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म बैच भी जो है परचेज कर सकते हैं। कोई भी चीज आप स्टडी IQ परचेज करिए, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। बुक्स परचेज करनी है तो आप बुक्स परचेज कर सकते हैं, सिलेक्शन बॉक्स ले सकते हैं, NCERT की बुक्स परचेज कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल ले सकते हैं। 4 ऑप्शनल हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में है, भूगोल, PSIR, इतिहास और हिंदी साहित्य। शानदार फैकल्टीज हैं जो आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं। और इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो तुरंत जो है यहां पर जुड़ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम पहले virat.dube हुआ करता था, वही रीनेम कर दिया गया है। टेलीग्राम वही है, कुछ नया नहीं है। विरत लाइव के नाम से आप खोजेंगे, मिल जाएगा। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है। एडमिशन लेने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर या फिर यहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल आईडी पर। और यहां अपने कांटेक्ट नंबर को शेयर कर दीजिएगा, किस बैच के साथ आप एनरोल होना चाह रहे हैं, वो ईयर लिख दीजिएगा, किस ईयर के साथ, और मैं या मेरी टीम आपको पूरे तरीके से असिस्ट करेगी और आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे बैच के दौरान भी। ठीक है, हर प्रकार की सहायता आपको इसमें मिलेगी। याद रखिए ये मेरा कोड भी है और इसी कोड के नाम से आप मुझे यहां पर खोज भी सकते हैं। इसका PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप उसमें ये पासवर्ड भी डाल सकते हैं, विरत लाइव, वो आपके लिए ओपन हो जाएगा PDF। ठीक है, इजिली ओपन हो जाएगा। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।